हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 6 में जो हमारा अतीत है उसमें चैप्टर 1 हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको मेरा वो वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ आज हम आगे पढ़ेंगे हमारा अतीत में चैप्टर 2। ठीक है, स्टैंडर्ड 6 चल रहा है अभी। तो चैप्टर 2 है हमारा आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है, अब पिछले में हमने देखा था कि क्या चीज़ें थी, लोग कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। मोस्टली हमने पढ़ा कि जहाँ पर नदी होगी, पानी होगा, वहीं पर आजू बाजू में आपको जो आदि मानव थे वो रहते दिखने को मिलेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें खोज की, कैसे की। तो ये सारी चीज़ें देखो, यहाँ पर तुषार की बात चल रही है। पिछले हमने जो चैप्टर 1 था उसमें हमने रशीदा के बारे में पढ़ा था कि रशीदा के दिमाग में क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर तुषार की बात चल रही है। अब हम लोग तुषार की स्टोरी सुनते हैं। देखो, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। अब आपके दिमाग में भी आया होगा कि जब उनके अंकल ने क्वेश्चन बोला, मतलब पूछा कि भाई हमारे यहाँ पे रेल 150 सालों पहले थी ही नहीं, ये तो 150 साल पहले से मतलब आई, उसके पहले तो लोग किस तरीके से जाते होंगे, और ये जो रेल है, ट्रेन है, ये प्लेन है, बस है, इन सब की खोज किसने की थी, किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो थी वो इन्वेंट हुई थी। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए नॉलेज। ठीक है, नहीं भी हो रहा तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। हमने पिछले चैप्टर में ये देखा कि लोग क्या करते थे कि यात्रा करते थे, पैदल ही चलते थे, लेकिन फिर भी वो यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट करते थे। देखो, रीज़न अलग अलग उनके होते थे। हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा कि भाई वो दूसरी जगह की खोज करने के लिए निकले होंगे, या फिर वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आए होंगे, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, ठीक है, या फिर नदी सूख जाना, या फिर जंगली जानवर जंगली जानवरों को हमला कर देना, ये सारी चीज़ें। आगे पढ़ते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है, पागल तो नहीं होंगे कि वो इधर उधर घूमेंगे, कुछ तो रीज़न होगा ना उसके पीछे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई उनके पास तो जॉब नहीं थी, वैसे बेरोजगार बैठे थे तो वो क्या ही करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे ना अपना टाइम बिताने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, आज हम लोग फ्री है तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन वगैरह लेकर बैठते हैं, वेकेशन में हम लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इनका वो घूमना अलग तरीके से था। डिटेल में पढ़ते आगे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। देखो, यहाँ पर बोला गया है उपमहाद्वीप, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उपमहाद्वीप यानी कि दक्षिण एशिया। ठीक है, उसमें कौन कौन से देश आ गए थे वो भी हमने पढ़ा था। आज हम उन्हें आखिर तक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको जो नाम है वो अंडरलाइन करके दिमाग में आपको स्टोर कर देना है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। देखो, आखिर तक क्या था हमारा, पिछले लेक्चर में आपको जो चैप्टर 1 था उसमें क्लियरली दिया गया था कि आखिर तक यानी कि शिकारियाँ। ठीक है, और आखिर यानी कि शिकार। ठीक है, तो यहाँ पर वही शिकारियों की बात चल रही है। शिकारिया कौन? यहाँ पर तो आदि मानव की बात चल रही है। तो उनको आखिर तक खाद्य संग्राहक के क्यों बुलाया जाता था, उस नाम से वो लोग क्यों प्रसिद्ध थे? क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। मतलब उनका जो भोजन का जो इंतज़ाम था, खाने पीने का, वो उनको खुद ही करना पड़ता था। अब कैसे करते थे? तो आम तौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया। ठीक है, यहाँ पे देखो किसके, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जैसे मछलियाँ हैं, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे
इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं और इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। देखो, पहले तो वो दाल चावल या फिर सब्जी रोटी इस तरीके की चीज़ें तो उनको उस वक्त इतना नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें भी होती है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आई, लेकिन स्टार्टिंग में वो लोग क्या करते थे, मोस्टली शिकार करके ही खाना खाते थे। जैसे यहाँ पे बताया गया कि वो जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछली है, फिर वो चिड़िया पकड़ते थे। अब आजू बाजू में पेड़ पौधे होंगे, फल फूल लगे होंगे तो उनका भी यूज़ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे। ऐसा नहीं था कि भाई उनको पिज़्ज़ा बर्गर या फिर फास्ट फूड ही उनको चाहिए था, क्योंकि उस वक्त तो वो थे भी नहीं ना। उस वक्त अगर फास्ट फूड होता तो फिर आज कुछ और होता। लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है। देखो, कहीं पर भी अगर आप रहते हो तो उस जगह के बारे में नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले लोग क्या करते थे, शिकार करके खाते थे। तो अलग अलग जानवर होते हैं जो इंसान के भागने की जो स्पीड होती है और कुछ जानवर के भागने की जो स्पीड होती है काफ़ी अलग होती है। ठीक है, वैसे कुछ जो जानवर होते हैं वो इंसान से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो शिकार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आदि मानव है, अगर वो किसी जानवर का शिकार करने जाए, कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि वो खुद ही शिकार हो जाए, है ना। जानवर को भी तो भूख लगती होगी ना, उनको भी तो कुछ चाहिए होगा खाने के लिए। तो ये, और यहाँ पे दूसरा ये भी बोला गया है कि जो भी पेड़ पौधे खाते थे उनके बारे में भी उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे नॉलेज होने लगी कि भाई कौन से जो पेड़ है या फिर फल फूल है वो खाए जिससे उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। जंगलों में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो मतलब जहरीले होते हैं। ठीक है, कभी कभार उनको छूने से या फिर वो चीज़ गलती से खाने से जहर का भी असर हो सकता है, इंसान मर भी सकता है, इंसान हो या जानवर हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे समुदायों में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? ठीक है, ऐसे जो समुदाय जो पहले से ही जंगलों के आसपास रहते हैं उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी पेड़ पौधों के बारे में। क्यों? क्योंकि वो वहीं पर बचपन उनका वहीं पर बीता होगा, उनके माँ बाप शायद पहले से वहीं पर रहते होंगे, उनके दादा परदादा। ठीक है, तो हो सकता है उनको इस बारे में नॉलेज हमसे थोड़ी सी ज़्यादा हो। ठीक है, आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। देखो, यहाँ पर हमको 4 कारण दिए गए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक ही जगह पर रहोगे, आजू बाजू में अगर आपके जितने भी पेड़ पौधे हैं, फल फूल है, आप खा के ख़त्म ही कर दोगे ना उसको भी उगने के लिए समय लगता है, काफ़ी साल लग जाते हैं या काफ़ी महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप महीनों तक तो भूखे नहीं रह सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका पेट भरने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला कारण था। अब आया दूसरा कारण। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है, तो जैसा आप देखते होंगे कि पहले जो आदि मानव का जीवन था वो भी जानवरों की तरह ही था। ठीक है, जानवर भी क्या करते, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, उनका भी कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं होता। ठीक है, वो भी उनके खाने के लिए, पीने के लिए वो अलग अलग जगह जाते रहते। तो सेम एज इट इज आदि मानव भी क्या करते थे, उन जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इससे लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे।
कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रॉपर सीज़न, जैसे अगर गर्मी है या फिर ठंडी है या फिर बरसात का मौसम है, तो वो अलग अलग मौसम में उनका टाइम पीरियड होता है कि भाई इस टाइम पर ही वो जो फ्रूट्स है या फिर कोई भी जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो उस समय पर उगती है। तो इसलिए उनको भी क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी भी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। ठीक है, यहाँ पर अब बोला गया है कि पानी, हमने जैसे चैप्टर 1 में पढ़ा कि मोस्टली जहाँ जहाँ पर नदियाँ होंगी, जहाँ पर भी पानी का जो अवशेष मिला होगा, ठीक है, पानी के जो साक्ष्य जो मिले होंगे, वहीं पर जो आदि मानव है वो रहते होंगे। तो यहाँ पर भी वही बोला गया है कि पानी के बिना इंसान तो क्या, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, किसी का भी जो जीवन है वो संभव नहीं है उनके बिना। तो पानी की ज़रूरत हर किसी को होती है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जहाँ पर भी अगर आदि मानव रहते हैं, वहाँ पे अगर आजू बाजू में नदी या झील सूख जाते होंगे तो उनको इस वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। और दूसरा यहाँ पे ये बोला गया है कि उनके नाते रिश्तेदार, अब पहले के ज़माने में कैसे रिश्ते होंगे, किस तरीके से वो लोग पहचानते होंगे कि भाई ये मेरे भाई है, बहन है, मतलब काफ़ी पुरानी बात है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का तो ऐसा थोड़ी होता कि नहा धो के तैयार होके अपना जो चेहरा था वो क्लीन रखने का, ऐसा तो होता नहीं था। ठीक है, लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, मूछे, तो पहचानना कभी कभार मुश्किल भी हो जाता होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि पहले के ज़माने में, जब ये अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों के पास आने जाने के लिए कोई भी व्हीकल यानी कि गाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वो लोग पैदल ही यात्रा करते थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है, अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको प्रैक्टिकली खुद बताना है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है कि आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है। अगर आप पैदल चल के जाते हो तो कितना टाइम लगता है, ये आपको एक्सपीरियंस इसलिए आपको इसलिए एक्सपीरियंस करने के लिए बोल रहे हैं ताकि आप समझ पाओ कि लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको कितना समय लगता होगा, कितने थक जाते होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अब देखो, हमें इन सब की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? अभी तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा बहुत पता चल रहा है, लेकिन जिसने भी ये बुक लिखी है उसको कैसे पता कि ये सारी चीज़ें, उसको किसने इन्फॉर्मेशन दी, तो ये हमें जानना है। ठीक है, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ठीक है, जो पहले के जो आदि मानव थे, जो शिकार करते थे, उन लोगों की कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनकी मदद से हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। औजार यानी कि हथियार। ठीक है, इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, आप पत्थरों के आकार से, ठीक है, औजार मतलब उससे आप पता लगा सकते हो कि ये जो पत्थर है या फिर ये जो हथियार है वो किस तरीके का प्रयोग होता होगा। देखो यहाँ पे क, ख, फिर ग, घ, यहाँ पे पूरा दिया गया, अलग अलग पत्थर का यूज़ करते हैं। आज तो हमें ये पत्थर सामान्य लग रहे होंगे, लेकिन उस वक्त ये पत्थर किस तरीके से वो उपयोग करते थे, ये चीज़ें आपको बतानी है। देखो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, साइड में देखो क, ख, ग वाला दिया गया है कि पत्थर से बने औजार। ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार है। प्राचीनतम यानी काफ़ी पुराने टाइम के औजार है। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया है। सोचो, यानी कि आदि मानव आया, उसके भी काफ़ी हज़ारों साल बाद उन्होंने पत्थरों का औजार बना के इस्तेमाल करना शुरू किया। देखो, इन्हें और बाद में बनाया गया
मतलब अलग अलग, देखो क का अलग है, ख का अलग है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था, मतलब आपको पूरा टाइम पीरियड दे दिया गया है, ठीक है। और ये गुटिका यानी प्राकृतिक पत्थर है, ठीक है। ये जो है प्राकृतिक पत्थर है जो आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं, कारण सहित उत्तर दो। इसके लिए तो आपको खुद ही वो चीज़ करनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले। प्रैक्टिकल वे में होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई वो पत्थर लेके आप किसी का भी मतलब वो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आगे देखो। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। पत्थरों का उपयोग किसके लिए किया जाता था, अगर आपको क्वेश्चन आए तो यहाँ पर क्लियर दिया गया है कि जो औजार है उनका उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, ठीक है। पत्थरों के साथ साथ वो लोग लकड़ियां और जो हड्डियां थी उनका भी यूज़ करते थे। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है इस पत्थर का। देखो ये पत्थर और इस पत्थर में क्या आपको थोड़ा बहुत अलग लग रहा है वो देखें आप, ठीक है। इससे वो क्या कर रहे हैं, इस पत्थर से ये जो आपको फर्स्ट जो दिख रहा है वहाँ से वो क्या कर रहे हैं, पेड़ की जो खाल है वो निकाल रहे हैं, और ये जो सेकंड वाला है उसमें किसी जानवर की जो खाल है वो निकाल रहे होंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है, हाँ देखो, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं यानी कि ये वाला जो है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, देखो ये क्या कर रहा है, जड़ जो पेड़ों का जो जड़ होता है वो खोदने के लिए काम आता है। और दूसरा है जो जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए, ये जो पत्थर है वो सिलाई मशीन के लिए काम आ जाता है, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे, उनके पास सिलाई मशीन तो होगी नहीं, तो इस तरीके से वो लोग सिलकर कपड़े पहनते थे, ठीक है। कपड़े यानी कॉटन सिल्क ऐसा नहीं, जो जानवरों की खाल होती थी उनसे। अब आया रहने की जगह निर्धारित करना। पहले लोग क्या करते थे, उनका अस्थायी जीवन था। अस्थायी जीवन यानी कि वो कभी भी एक जगह पर नहीं टिकते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा माइग्रेट करते थे। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक जगह पर कैसे वो रहने लगे उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बोला है मानचित्र दो। मानचित्र मैंने पहले ही आपको बोला था, उसका मतलब होता है मैप, ठीक है। लाल त्रिकोण, देखो यहाँ पे बोला लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्रहों के होने का प्रमाण मिले हैं। पहले हम लोग लाल त्रिकोण देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर है। देखो एक तो यहाँ पर सेंटर में ही है, भारत के सेंटर में भीमबेटका, फिर यहाँ साउथ में आएंगे तो हुंसगी, फिर कुरनूल गुफाएं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो आखिर तक खाद्य संग्रह के उनके होने का प्रमाण मिल सकता है, मतलब मिले हैं ऐसा। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो जहाँ पर भी ये त्रिकोण दिख रहा है आपको लाल कलर का, उसके आजू बाजू में कहीं ना कहीं तो नदी या पानी होगा, तभी आपको वहाँ पर वो इंसान रहते मिलेंगे, ठीक है। आगे, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इससे लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों के औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे, ठीक है। आजकल कोई भी अगर चीज़ें बनती है तो फैक्ट्रीज में बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जहाँ लोग पत्थरों के औजार बनाते थे उन स्थलों यानी कि उन जगह को वो लोग क्या बोलेंगे, उद्योग स्थल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर साइड में कुछ दिया गया है वो पढ़ लेते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, देखो ये यहाँ पर जो मैप में हम लोग आ जाते हैं, ये जो भीमबेटका है वो कहाँ पर आया हुआ है, मध्य प्रदेश में आया हुआ है, आज का मध्य प्रदेश, ठीक है।
आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। ठीक है, आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते थे जहाँ पर लोग रहते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? देखो यहाँ पर आपको फोटो दिया गया है। ऐसी गुफाओं में वो लोग रहते थे। ठीक है, बारिश से बचने के लिए, धूप भी बहुत अगर तेज़ गिरती होगी तो उससे बचने के लिए, काफ़ी अगर हवाएं तेज़ चल रही होगी तो उनसे बचने के लिए, अगर जानवर जो होंगे, जंगली जानवर अगर उनका शिकार करने के लिए आते होंगे तो उनसे बचने के लिए भी वो गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। ठीक है, साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर अगर आप अपना काम करोगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें तो इधर उधर आप मिलेगी। तो वही यहाँ पर भी बोला गया है कि यहाँ पर से हमको एविडेंस इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे, जो आदि मानव थे, वो पत्थरों के औजार बनाते थे और औजार बनाने के लिए उसको काटना कूटना तो पड़ेगा ना। तो बहुत सारी जो रफ जो चीज़ें थी वो वहाँ पर गिरी हुई होंगी। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर लोग रहते होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? क्या नाम चुनोगे? आवास, उद्योग स्थल, आवास और उद्योग स्थल या फिर अन्य? ठीक है, ये आपको खुद ही आंसर देना है। पुरास्थल, पुरास्थल किसको बोलेंगे? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, अवशेष यानी जो एविडेंस होते हैं, पुरावा बोल सकते हो आप उसको, वो मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। यानी कि अभी आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया गया। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको सारी जानकारी धीरे धीरे डिटेल में मिलेंगी। ठीक है, पाषाण औजारों का निर्माण। अब पाषाण औजारों का निर्माण क्या है देखते हैं। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया गया है। पहला तरीका है पत्थर से पत्थर को टकराना, और ठीक है, पत्थर से पत्थर को टकराना यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर को हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। यानी कि एक पत्थर, सामान्य पत्थर अगर उन्होंने लिया है, उसके सामने एक बड़ा पत्थर लिया है ताकि उनको जिस तरीके का आकार चाहिए, जिस तरीके का उनको पत्थर चाहिए, नुकीला चाहिए या फिर कम नुकीला चाहिए, ठीक है, तो ऐसे पत्थरों को वो लोग काट कूट के वो बना देते थे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता था। इसमें क्रोड़ को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता और इस क्रोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकालने जाते थे जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते। देखो दोनों तरीके एक जैसे ही हैं मोस्टली, लेकिन वो यहाँ पर हड्डियाँ और पत्थर ये दोनों ही आ गए। यहाँ पे आपको साइड में एक फोटो दिख रहा है, देखो। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे इसके लिए अपनाई गई दो तकनीकों में से एक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ ये कौन सी तकनीक है? ठीक है, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है। अब आया आग की खोज। मानचित्र 2 यानी कि मैप में देखे कि कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल अभी जस्ट हमने देखा था। ठीक है, कहाँ है कुरनूल गुफा? वापस मैप में चलते हैं, ये रही, देखो, देखिए आपको। अब देखते हैं कुरनूल गुफाओं के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है।
कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले। ठीक है, राख कब होगी? जब आग जलेगी तब। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश यानी कि उजाले के लिए, लाइट के लिए। गुफाओं में जाओगे तो गुफाओं में तो हमेशा अंधेरा ही मिलेगा आपको, तो गुफा है। फिर रात में भी अगर आपको कहीं पर जाना हो तो इसलिए। ठीक है, मांस भूनने के लिए, यानी कि मांस जो भी अगर जंगली जानवर है या फिर किसी भी जानवर को मार के पहले तो कच्चा खा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने आग की खोज की वैसे वो पका के खाना उन्होंने स्टार्ट किया। फिर खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, और दूसरे जो जानवर होंगे उनको दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? ठीक है, वो आपको खुद बताना है। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि सालों साल जो पूरा वातावरण है, ठीक है, उसमें बदलाव आते रहते हैं। कभी कभार गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कभी ठंडी होती है, कभी बरसात ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से चीज़ें जो होती है वो बदलती रहती है। तो यहाँ पर भी बोला गया है कि जो 12,000 साल पहले दुनिया की जो जलवायु थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए। ठीक है, गर्मी बढ़ने लगी तो जो घास वाले मैदान थे वो ज़्यादा उगने लगे। ठीक है, वो ज़्यादा बनने लगे, जिसकी वजह से जो घास फूस खाने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी जो संख्या थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते थे? उनका शिकार करते थे, कुछ जानवरों को पालतू बनाया। ठीक है, जिनसे हमें दूध इत्यादि ये सारी चीज़ें मिलती थी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ठीक है, जानवर अगर आजू बाजू में घूमेंगे तो आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होगा कि भाई ये क्या कर रहा है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो हम क्या करेंगे? उनके साथ रहने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। हमने जैसे अभी ऊपर पढ़ा इसी चैप्टर में कि वो मछलियों का भी शिकार करते थे। ठीक है, तो मछलियाँ भी वो खाते थे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। ठीक, अभी तो हमको उगाना पड़ता है, लेकिन पहले वो प्राकृतिक रूप से यानी कि खुद से ही ज़मीन में से उगने लगे। ठीक है, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, फिर शायद उनको धीरे धीरे लगा होगा कि ये जो है इसे खाने से हमको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का पूरा आपको चार्ट दिया गया है, मतलब बॉक्स में पूरा लिखा है, वो आपको खुद पढ़ना है। ओके, चलो हम आगे पढ़ते हैं। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। ठीक है, प्राकृतिक रूप से तो थोड़े थोड़े होंगे, और जितने आदि मानव होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उनको उतने ही खाने पीने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कैसे ज़मीन चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी धूप चाहिए, या फिर ये सारी जो उसको कितना समय लगेगा उगने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए इंसान ने सीख लिया कि भाई उसको किस तरीके से खेती वगैरह करनी है। इससे भी धीरे धीरे खेती कैसे शुरू हुई वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आया शैल चित्रकला। इनसे हमें क्या पता चलता है? देखो, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ के दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो कहीं यहाँ पे आपको साइड में एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि किस तरीके से वो लोग क्या करते थे, चित्र बनाया करते थे, ताकि एक दूसरे को पता चले कि भाई अगर कोई दूसरा आदि मानव उस गुफा में आए तो उन्हें पता चले कि यहाँ पर कैसे जानवर है या फिर जंगली जानवर है भी या नहीं है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये भी हो सकता था। या फिर वो लोग क्या करते, टाइम पास के लिए भी चित्र वगैरह करते थे।
ठीक है, ऐसे चित्र के उदाहरण हमको काफ़ी जगह से मिले हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। अब कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती है, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। यहाँ पे बस ये बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कौन से काम महिलाएं करती होंगी, कौन से काम पुरुष करते होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे काम जो होंगे वो दोनों मिलकर करते होंगे, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक काम होंगे जो सिर्फ औरतें करती होंगी, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक काम जो थे जो सिर्फ वहाँ के जो पुरुष थे वो करते होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको जो ब्लू में दिया है वो आपको खुद ही रीड करना है। मैं आगे रीड कर रही हूँ। हुस्गी का सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर हुस्गी ढूंढिए। यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक जगह का नाम दिया गया है, वो आपको मैप में ढूंढना है। ठीक है, मैप एक बार देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सिर्फ आदि मानव ही नहीं बल्कि उनके बनाए हुए औजार, ठीक है, जो चित्र है, जो शैल चित्र है, ये सारी चीज़ें भी हमको बहुत अलग अलग जगह से मिली है। देखो ये रहा। ठीक है, देखो यहाँ पर अलग अलग युग के बताया गया है। देखो यहाँ पर रेड में दिया गया है पुरापाषाणिक पुरास्थल, फिर आएगा नवपाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल, फिर आरंभिक गांव और आधुनिक नगर। ठीक है, जो स्टार बनाया होगा लास्ट में वो आधुनिक नगर यानी कि आज का। देखो यहाँ पे एक दिया गया है कोलकाता और दूसरा है मुंबई। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार आप चैप्टर रीड करो। ठीक है, चैप्टर रीड करने के बाद एक बार ये वीडियो को देखो, फिर आपको जाके थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक बताया गया है कि अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। ठीक है, कल भी हमने देखा था, आप ऐसा हो तो वर्ल्ड का जो मैप होता है वो लाएं, उसमें आप फ्रांस ढूंढे। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। देखो यहाँ पर आपको नीचे एक फोटो दी गई है। ठीक है, ये चित्र है। देखो यहाँ पे कलर भी उन्होंने फिल किए हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राइंग ही की है, कलर भी उन्होंने किए हैं। अब ये कलर कहाँ से आए होंगे? ठीक है, क्रेयॉन्स या स्केच पेन तो वो लोग यूज़ नहीं करे होंगे। उन्होंने प्राकृतिक तरीके से उन्होंने ये सारी जो है कलर्स बनाए होंगे और इसमें फिल किया होगा। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। बोलो, स्कूल के बच्चों ने इस चित्र की खोज की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। कितनी पुरानी है, सोचो कि पहले के ज़माने के लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं उनको आता था, लेकिन उनके पास फिर भी कितनी नॉलेज थी कि भाई उन्होंने आगे की खोज की। ठीक है, ड्राइंग्स वगैरह बनाते थे, उनमें कलर्स भी उन्होंने फिल किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक है, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। देखो रंग कैसे बनाते थे वो भी इसके बारे में भी क्लियर बताया गया है।
यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर की है, या तो वो ड्राइंग्स कब बनाते होंगे, कोई उनका कोई ऐसा सब लोग अगर इकट्ठा हुए हों, कोई अगर फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हों त्यौहार, तो इसलिए बनाते होंगे, या फिर दूसरा रीज़न यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर वो लोग शिकार करने जाते हैं तो शिकार करने से पहले प्लानिंग तो करते हैं ना हम लोग, तो वही प्लानिंग के लिए उन्होंने बनाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर 2 था वो भी हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड 6 के जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। फिर जाएंगे हम लोग स्टैंडर्ड 7 में, फिर स्टैंडर्ड 8 में। धीरे धीरे आपके सारे स्टैंडर्ड्स के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके जो सारे चैप्टर्स हैं हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए NCERT सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रखूँ। थैंक यू।